नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूं और ये यहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के आयुर्वेदिक फैकल्टी डिपार्टमेंट में मैं हूं। यहाँ पर एक वर्कशॉप हो रही है। यहाँ पर देश भर के आयुर्वेद के स्टूडेंट आए हुए हैं और यहाँ ये जो वर्कशॉप नेशनल लेवल की वर्कशॉप हो रही है, यहाँ देश भर के स्टूडेंट आए हैं और उन्हें ये बताने का प्रयास हो रहा है कि किस तरह मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद मेडिकल साइंस मिलकर हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा काम कर सकते हैं। हेल्थ, चूँकि आयुर्वेदिक फील्ड में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, लेकिन इस मॉडर्न साइंस की हेल्प से, मॉडर्न मेडिकल साइंस की हेल्प से कैसे इस हम हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा नाम भारत कमा सकता है, ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। जबकि आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस हो रही, तो जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं उनको ही बताने की कोशिश हो रही है। वर्कशॉप में उनको ही सिखाया जा रहा है किस तरह जो आयुर्वेद में रिसर्च हो रही उनको कैसे वो अप्रूव करवाएं और स्टैटिस्टिक के लिहाज से देखें तो कैसे इस रिसर्च को और ऑथेंटिक बनाया जा सकता है। इसके बारे में चर्चा हो रही। देश भर के यहाँ मेडिकल एक्सपर्ट आए हुए हैं, आयुर्वेद एक्सपर्ट आए हुए हैं, मॉडर्न साइंस के जो एलोपैथी फील्ड के भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आपको ट्रेनिंग में दिखाएंगे कौन कौन सी खास बातें जो स्टूडेंट को बताई जा रही हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर हेल्थ सेक्टर में कौन से बड़े बदलाव कर सकते हैं और आने वाले समय में कौन सी बड़ी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ इस वर्कशॉप में और हम देखने की कोशिश करेंगे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस मिलकर हेल्थ सेक्टर में कौन से बड़ी उनकी योजनाएं हैं और क्या वो काम कर सकते हैं। मंचस्थ प्रोफेसर सीमा द्विवेदी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर संगीता गहलोत जी को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी माननीय संकाय प्रमुख। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी, सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिक्स, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, और इस कार्यक्रम के मुख्य अधिष्ठाता प्रोफेसर GS तोमर और डॉक्टर शुभम पांडे जी से आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दिस इज अ वर्कशॉप एंड वर्कशॉप हैज़ ए डेफिनिट कंसेप्ट दैट मस्ट बी डेल्ड विद द डेफिनिट कंसेप्ट। और इस वर्कशॉप की कंसेप्ट को आप तक इंट्रोड्यूस करने के लिए, कंसेप्ट को बताने के लिए मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आयुष विंग की। प्रोफेसर सीमा द्विवेदी फ्रॉम GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद पांडे सर और आप सब गणमान्य अतिथिगण। आयुर्वेद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे और जो वो उसका स्थान है वो उस स्थान को प्राप्त करे, यही कंसेप्ट इस वर्कशॉप का है कि आप रिसर्च के द्वारा उसको वो स्थान प्राप्त कराएं। ये मालवीय जी की राष्ट्रभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर, ये कर्मवीरों की राजधानी। तो ये आप सब नींव के पत्थर होंगे। ये पहली वर्कशॉप आयुर्वेद में शुरू हो रही है इस प्रकार की, जिससे कि आप सब प्रवीण होकर यहाँ से और ज्ञानयुक्त होकर जाएंगे और रिसर्च की नई विधाओं को भी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद को अपने ही किस्म की रिसर्च की ज़रूरत है। तो न सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी यहाँ पढ़ाई जाएगी, बल्कि आयुर्वेद की आवश्यकताएं क्या हैं उस पर भी मंथन होगा और उसके हिसाब से भी कंसेप्ट्स डेवलप किए जाएंगे। तो आज यहाँ पर एक नए परिवार की संरचना हो रही है, रिसर्च परिवार की, जो साथ में संयुक्त होकर के आयुर्वेद को अपने चरम पे और चरमोत्कर्ष पे पहुँचाएगा। यही कंसेप्ट है इसका। टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशनल स्टडी, द रिसर्चर ऑब्जर्व्स सिस्टमैटिकली द डिजीज और इट्स कॉजेज और एनी अदर पैरामीटर्स विच एग्जिस्ट नेचुरली। यानी वो पैरामीटर पहले से ही प्री एग्जिस्टेंट था, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में और उसके सारे पैरामीटर्स नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे वाटर कंटेंट इन कफ प्रकृति, बोन डेंसिटी इन अस्थि सारा पर्सन। तो आप एक ये जो पैरामीटर है एक व्यक्ति का कि उसका वाटर कंटेंट कितना है कफ प्रकृति में, क्योंकि कफ प्रकृति में जल तत्व की अधिकता होती है, तो वो कितनी है किसमें, और उसमें भी क्या वेरिएशन है, क्योंकि कफ प्रकृति वात और पित्त में अलग अलग जल की मात्रा है और कफ वाले में भी कितनी है।
तो ये आप खाली ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर डूइंग नो इंटरवेंशन। दिस स्टडी में बी कंडक्टेड विथ और विदाउट अ कंट्रोल ग्रुप। आपने सिर्फ एक जनरल पॉपुलेशन लिया और आपने कहा नहीं, हम इस पूरी पॉपुलेशन में इस प्रकृति को हम स्टडी करेंगे। The investigator does nothing to affect the outcome. You are doing no intervention, but you are only observing the parameter which you have chosen in a particular person. Means he does not intervene. This study has specific advantages in clinical safety. आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर कोई सेफ्टी इश्यू नहीं है। If you are doing some intervention, then you will have to consider about the safety issues कि जो भी हम intervention कर रहे हैं उसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पे तो नहीं पड़ेगा। But these are simple observational studies और उसका ये फायदा है। In observational studies, again we have two types, that is the descriptive one and the analytical one. In descriptive study, researcher plans to describe an existing condition. Data is collected about the disease, age, sex, morality, etc. In Ayurveda, the data is collected about prakriti, sarata, etc. तो आप अपने हिसाब से, जैसे हमारे इसमें we collect the data about the age, sex, about the socio-economic situations of the patient, and about her antenatal, suppose I am in obs-and-gynae, about her antenatal conditions, other high risk factors. Whereas in Ayurveda, you collect the data about prakriti and other things which are relevant to your science. So researcher gather information from records or collecting data and they just merely study it. So in descriptive study we are collecting the data and in detail studying the data. Researcher only observes parameters like time, place and person without testing any hypothesis. तो यहाँ पर हम अभी सिंपल डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव में वी आर जस्ट कलेक्टिंग द डेटास एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट वी हैव गॉट विथ अस. Whereas in analytical we are going to analyze it further. We will test a hypothesis, we will analyze it further and find out the correlation. In descriptive study, information is collected without changing the environment. Nothing is manipulated or intervened. Sometimes these are referred as correlational studies. In human research, a descriptive study may provide information of naturally occurring health status, behavior, attitude or other characteristics of particular groups. So in descriptive study, you are not going to change anything about the environment. For example, जैसे आपने कोरोना काल में स्टडी किया कि ये कोरोना किस प्रकार से फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड इसका किस तरह से हो रहा है, छींक से फैलता है, क्या हो रहा है. यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग एंड देन यू आर कमिंग विद द कोरिलेशन कि इसका किस चीज़ से क्या कोरिलेशन है. सो दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव, यू आर नॉट डूइंग एनी इंटरवेंशन. धन्यवाद मैडम. संक्षेप में कि आप अपनी शोध प्रविधि को कैसे मजबूत करें और कैसे स्टेटिस्टिकल डाटास के साथ उसको बूस्टअप करें, इसी कंसेप्ट को यहाँ बताने का प्रयत्न किया जाएगा इस सेमिनार में. क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा उसकी रूपरेखा क्या होगी. क्योंकि एक सूक्त है कि अगर हमको अपना उद्देश्य न ज्ञात हो तो मूर्ख भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता. इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शुभम पांडे, जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कानपुर के. क्या विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी. आप सभी से मैं डॉक्टर शुभम पांडे, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर की हैसियत से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ. महर्षि चरक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम का शुभारंभ आज हम लोग इस BHU के प्रांगण से कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन में आज की डेट में हम लोग 20,000 से ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, इसी के साथ साथ एट प्रेजेंट देश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग के अपने स्टेट्स ट्रेनिंग सेंटर हैं एंड कई BHU में भी इससे पहले एलोपैथिक मेडिसिन के लिए 3 बार ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो चुके हैं बिफोर कोरोना सर. And under the Dr. Padam Singh Research and Development Scheme with the collaboration of ICMR. And now अब हम लोग आयुर्वेदा के क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं. जहाँ तक मैं आयुर्वेदा को समझ पाता हूँ तो
ये एलोपैथ मेडिसिन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमारे पास पर्सन स्पेसिफिक रिसर्च करना है यहाँ पे, जबकि एट प्रेजेंट हम लोग एलोपैथ में एक सिस्टम बेस्ड रिसर्च करते थे, जहाँ पे एक सैम्पल साइज सिस्टम है, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल सिस्टम है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जिनसे प्रूव करके वैल्यूज़ देना। आयुर्वेदा में अभी तक इस चीज़ की काफ़ी कमी है और काफ़ी कम हद तक हमें, मुझे लगता है, सैम्पल साइज़ और इन मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग प्रोसेस, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। सो इन आयुर्वेदा फील्ड में हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च हम लोगों का पार्टनर इंस्टीट्यूशन है। इसी के साथ हम लोग अब आयुर्वेदा मेडिसिन में जयपुर में NIA जयपुर, यहाँ पे सब पहला सेंटर एज अ BHU, फिर NIA जयपुर और आपका एम्स आयुर्वेदा जो न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूशन है, इन 3 जगह भी हम लोग सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को हम लोग रिसर्च में वो कंसेप्ट दे पाएंगे जो आपको आपकी रिसर्च में मदद कर सके और आपकी थीसिस, आपके पेपर राइटिंग और उन सबको और अच्छा और क्वालिटी बेस जनरेट कर सके, ताकि आपका आयुर्वेदा स्ट्रीम भी उसी पद्धति के बेस में, जैसे एलोपैथ मेडिसिन में हमारे पास एविडेंस है, सो उस एविडेंस और मैथमेटिकल एविडेंस के साथ हम इस चीज़ों को प्रखर कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पांडे जी। अधीति बोध आचरण प्रचारे, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार ज्ञान के प्रोलिफरेशन के, डिसेमिनेशन के साधन हैं। रिटायर होने के बाद भी अपने इन प्रयत्नों में सतत लगे हुए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर GS तोमर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं आपके आशीर्वचनों के लिए। प्रोफेसर GS तोमर, गेस्ट ऑफ ऑनर। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। हमारा उद्देश्य यही था कि भारतवर्ष के कोने कोने में आयुर्वेद के स्नातकों को भी, चाहे वो MD स्टूडेंट्स हों, चाहे BMS स्टूडेंट्स हों, जिनके क्यूरिकुलम में है, तो उसका प्रॉपर टीचिंग दिया जाए, तो हर जगह एक नोडल सेंटर बनाया जाए। तो पहला नोडल सेंटर महामना मदन मोहन मालवीय की तपस्थली में सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय था। डॉक्टर सीमा द्विवेदी, आप भी यहीं के स्नातक हैं, डॉक्टर शुभम पांडे भी यहीं के स्नातक हैं, मैं भी यहाँ का स्नातक हूँ। तो हम लोगों ने मिल करके ये शुरू किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज कुलगुरु के माध्यम से इसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि डॉक्टर शुभम पांडे ने आपके सामने कहा कि आयुर्वेद की एक भूमिका अलग है। आयुर्वेद हैज़ गॉट द डिफरेंट एटीट्यूड। जहाँ तक सवाल ऐसा नहीं कि हमारे महर्षियों ने हजारों साल की साधना को बिना सोचे समझे, बिना किसी शोध के लिख दिया, ऐसा नहीं है। सिद्धांतो नाम यश सह परीक्षकैर बहुविध परिच हेतु विश्व साधयत्वा स्थापित निर्णय। All the principle laid down by our Mahārshis by thorough discussions in seminars and symposia and thorough research. लेकिन आज स्थिति क्या है? Now the Ayurveda is not limited between the 4 walls of the country. Now it has become global property. In this perspective, we have to prove our principles on current scientific parameters to convince the global community. इस उद्देश्य से शोध को उसी भाषा में, एविडेंस बेस्ड में, उन्हीं भाषा में आपको बताना पड़ेगा। मित्रों, एविडेंस बेस्ड की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने भी एक इंटरनेशनल वेबिनार किया, तो हमने उनके सामने सिद्ध किया कि आप केवल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, हम 4 प्रमाणों की बात करते हैं। आप तो उपदेश, अनुमान, प्रत्यक्ष और साथ में युक्ति। तो इसीलिए हमारे द्वारा निहित किए गए सिद्धांत शाश्वत हैं, त्रिवर्गम साध्यतया या त्रिकाल सिद्ध हैं। जो आज सही था, अगर गुरुची के बारे में मैं बात करता हूँ, अगर गुरुची आपकी इम्यूनोमोड्यूलेटर थी, है और रहेगी, क्योंकि इन सिद्धांतों का जो परिशीलन किया गया वो प्रमाण के आधार पर किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी विश्व की नीड को देखते हुए, अगर आप अमेरिका के मॉल में नीम की दतौन मिल रही है, हल्दी का प्रयोग गोल्डन मिल्क के रूप में प्रयोग पूरी दुनिया में हो रहा है, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, चाहे कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ला जी हों, चाहे प्रोफेसर SK सिंह साहब हों, पहले आप भारतीय हैं और आपको गर्व होना चाहिए ये भारतीय विधा पर कि हमारी संस्कृति, इस आर्य संस्कृति ने संपूर्ण विश्व में आज डंका बजा के रख दिया है। और बहुत दिन दूर नहीं कि आयुर्वेद भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए सफलीभूत होगा। तो हमको बिल्कुल प्रिजुडिस न होकर के उसी भाषा में संपूर्ण विश्व के सामने आयुर्वेद की बढ़ती हुई लोकप्रियता में उस बात को लेकर आगे बढ़ना है। इसमें जो है हमारी अप्लाइड इंस्टीट्यूट, हमारी अप्लाइड स्टेटस की इंस्टीट्यूट है, जो शुभम पांडे जी की, बड़े अच्छे साइंटिस्ट को आप लेकर के आए हैं, आपको ज्ञान देंगे और आप उस शोध को उसी दिशा में लेकर के जाएं। केस प्रेजेंटेशन कैसे करें,
रिपोर्ट कैसे राइटिंग करें, पेपर कैसे आप राइटिंग करें, कैसे डेटा एनालिसिस करें, सब आप सीखेंगे इसमें इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद सुश्रुत ने कहा है कि एक शास्त्र मध्यानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम। अगर आप कोई सिंगल साइंस, कोई कंटेम्प्रेरी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं और केवल एक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपको शास्त्र की विधा का पूरा ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप अपने शास्त्र के साथ जो भी कंटेम्प्रेरी साइंसेस चल रही हैं उन विधाओं का भी अध्ययन करना है, उनके भीतर क्या शोध हो रहे हैं, क्या प्रविधियां डेवलप कर रही हैं, उन सब नॉलेज को अपने साथ लेके चलना है। और इसी की परिकल्पना को लेकर के महामना जी ने प्रतीचि प्राची का मेल संकर और इसी को लेकर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना हुई। एक दूसरे के सहयोगी बने, ट्राई टू एसिमिलेट द प्रिंसिपल्स, नेवर ट्राई टू एलिमिनेट दी। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने निदेशक महोदय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर एस.के. सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर एस.के. सिंह जी। Respected Rector Professor V.K. Shukla, Professor Tomar, Professor Pandey, Professor K.N. Dwivedi, Dr. Seema Dwivedi, my friends sitting in the audience, my batchmate Professor Y.B. Tripathi, and the students. I feel humbled to be sharing this podium with the dignitaries and the experts of these subjects. I am basically a student of modern medicine, and throughout I followed my career as a student of modern medicine. A student of modern medicine had a different path, and therefore my learning was of modern medicine. Though my origin is from here, and I knew that there is a Ayurveda and this is a part of Institute of Medical Sciences, but what I perceive that this has never been integrated with modern medicine. Being the right side of the institute, the modern medicine was never integrated with Ayurveda, and this was the downside of the development of Institute of Medical Sciences in the past. With the founder vision of Professor K.N. Udupa, we thought that there would be a good integration and that legacy will continue, but somehow the legacy could not be continued. And this is the time we should further it, integrating modern medicine with Ayurveda, because there is no dearth of knowledge in Ayurveda. And I had occasion to see the case presentation of one of the department of Ayurveda, and was surprised that it has all the similar methodology of approaching to a patient with illness which is there in modern medicine. Almost similar. There was no difference. It was so methodical. A clinical examination, taking history, clinical examination, interpreting the findings of clinical examination was almost similar. The only difference that we have never integrated it. And therefore the world doesn't know what is this Ayurveda and what is the approach of Ayurveda to treat a disease condition or to prevent a disease. So I think this is a very good attempt. I do not know much about this, but what I understood that the research methodology development that should be instilled in your brain to the younger brains so that we succeed in our mission of integrating modern and the Ayurveda science together. Biostatistics is very important because it is evidence-based medicine. We can convince the world with the help of statistics only, because in biology 2 plus 2 is never 4. In biological system mathematics doesn't follow, but what we need is statistics. So we have to depend on statistics. Biostatistics will help us to make the world understand what is Ayurveda and what is the Ayurvedic science and what is significance in the overall treating the illness or preventing or restoring the good health of human being. So I think I congratulate the organizers who have planned the academic session for the new students, and I'm sure the new students will realize this fact that they have to integrate Ayurveda with a modern science, whatever it is.
European or it is global science of health. It has to be integrated. So with that, I close it and thank you very much. थैंक यू सर। हमारे कुलगुरु रेक्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वी के शुक्ला सर उपस्थित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सबको अपने आशीर्वचनों से आप प्लावित करें। प्रोफेसर वी के शुक्ला सर। सर्वप्रथम मैं आज आपके बीच उपस्थित होकर काफ़ी खुशी की अनुभूति कर रहा हूं और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने पुरातन छात्रों को, डॉक्टर द्विवेदी, सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर तोमर और डॉक्टर शुभम पांडे को, कि उन्होंने अपने जो मातृ संस्था उसके बारे में सोचा और ये पहला सेंटर केंद्र जिन्होंने बनाया ट्रेनिंग के लिए बायो स्टैटिस्टिक्स का, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और मैं उनसे ये ज़रूर अनुरोध करूंगा कि जो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है तो कोई भी ऐसी चीज़ हो वो अपने मातृ संस्था को ज़रूर याद रखें और यहाँ से शुरुआत करें। वैसे भी आप जानते हैं, जैसे कि अभी सीमा जी ने ही कहा कि ये सर्व विद्या की राजधानी है, तो कोई भी चीज़ यहाँ से शुरू होगी तो ज़रूर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैलेगी। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे सुन के दुख हुआ कि इतने साल से मेरे को याद आता है जब मैं एमएस कर रहा था तो उसमें हमने पहली बार स्टैटिस्टिक्स का सुना था और सीखा था। उसमें 4 या 5 ही चीज़ें होती थी स्टैटिस्टिक्स में, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और टी टेस्ट या पी वैल्यू, यही जानते थे, वो भी सीखा था। उसके बाद जब मैं 87 में यूके गया तो वहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ कि अगर हमको एकेडमिक में रहना है तो बायोस्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो हम मिसफिट होंगे या हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसकी महत्ता क्यों अब लोग समझ रहे हैं, इसलिए कि कोविड में हमारे आयुर्वेदिक दवाओं ने जो काम किया है उस पे विश्व पटल पे एक नई चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि लोगों ने जब उसको इस्तेमाल किया तब उनको समझ में आया कि ये एक ऐसी विधा है जो कि हर तरह से सुरक्षित है, अच्छी है और लाभदायक है। तो अब ये महसूस होने लगा है कि भाई इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या हो। जैसे कि सीमा जी ने या पांडे जी ने कहा कि एविडेंस होना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन में भी आजकल क्या होता है, हर चीज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है और एविडेंस बेस में भी आज 5 कैटेगरीज हो गई हैं कि कैसा ये एविडेंस है, स्ट्रांग है, पुअर है, फेयर है, क्या है। तो उसका बेसिस ये होता है कि स्टडी जिससे हम ये एविडेंस डिराइव कर रहे हैं वो किस तरह की है। आप सबने शायद नाम सुना होगा, नहीं होगा तो आप लोग सुनेंगे क्योंकि यहाँ ये महारथी लोग हैं, बताएंगे आपको। रैंडमाइज ट्रायल की होते हैं, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज ट्रायल जो होता है दैट इज़ द बेस्ट। अगर वो किसी स्टडी में है तो उसको लेके जो एविडेंस डिराइव होते हैं वो नंबर 1 होते हैं, दैट इज़ स्ट्रांगली सजेस्टिव दैट यू शुड फॉलो दैट। सिमिलरली अगर केस रिपोर्ट या पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो तो लोएस्ट है। तो एक तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको जो भी काम करेंगे उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हल्दी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया जिस पे कि हम ये कह सकें कि एविडेंस है। वो काम कहाँ हुआ, वो यूरोप में हुआ, वो अमेरिका में हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि जब उन्होंने काम किया तो कहने लगे कि हल्दी हमारी है। उसके लिए हिंदुस्तान को केस लड़ना पड़ा और वो हम जीते, क्योंकि इन्हीं सब जगहों पे हमारी चरक संहिता और वो जो संहिता है वो हमको सपोर्ट करती है। तो हमारा ये कहना है कि आज का ये जो दिन है और ये जो सुविधा आप लोगों ने दी है, और हम बधाई देंगे संकाय प्रमुख साहब को कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और अपने पुरातन छात्रों के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शोध छात्रों के लिए और हमारी यंग फैकल्टी के लिए। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं वंदन करता हूं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इरेडिकेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम ईच एंड एवरी विलेज। शहर से लेकर गांव तक हर जगह आपको अवेयरनेस फैलाना है। जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे आपको कोई आके नहीं पूछेगा। उसके ज़रूरी है कि प्राइमरी के बच्चों को जितना आपसे बन सकता है जाके योगा सिखाएं, जो आसपास हैं उनको सिखाएं। जैसे लोग अभी पढ़ाने की है उस तरह से आप लोग योगा के बारे में सब चारों तरफ फैलाएं, और अपने जो आयुर्वेद का और डाइट का जो रिसर्च हो, जो आपके जितने भी पीआई हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि आहार का इंडेक्सिंग करें।
जितने ड्रग्स हैं ड्रग्स की इंडेक्सिंग करें। हम लोग क्या करते हैं कि किसी रोग के लिए बारे में बता देते हैं कि ये रोग, इस रोग में ये हम दवा देते हैं, उसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए कि 1 नंबर पे कौन होगा, 2 नंबर पे कौन होगा, 3 नंबर पे कौन होगा, ये इंडेक्सिंग ज़रूर करें। अभी मैं द्विवेदी जी से बात कर रहा था, तो अब वो ज़माना नहीं रहा। आपको एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड लेवल पे काम करें, और वैसे लेवल पे जाने के लिए जैसे आपका अल्कलाइड्स है, तो आपको जैसे सनाई पता है, सेनालिप्स है। सेनालिप्स में अगर सेनासाइड 21% से ज़्यादा नहीं होगा तो उसकी लैक्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। तो हर एक का हम निकालें कि हाँ राल्फिया सरपेंटिना में कितना होगा आपका रेसरपिन, कि हम उसको ये कर सकते हैं कि वो काम करेगा हाइपरटेंशन पे। इस टाइप का जॉब आप निकालेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो आपका एक्सेप्टेंस वर्ल्ड लेवल पे होगा। एक ही पेशेंट पे आप उसके डायग्नोसिस भी जान सकते हैं, उसके मेडिसिन ही पढ़ाना है हमको। तो पहले के लोग कितने एडवांस थे, कितने रिसर्च उन्होंने किए होंगे। अगर आप पंचसकार चूर्ण बनाते हैं तो 500 आप लोग को ही मालूम है कि उसमें संदेव है, सनाय है, शिवा है ना, और सुंठी है, और छोटी हरा, ठीक है, 5 चीज़ें बताई गई। तो सनाय सबको मालूम है क्या है, लैक्जेटिव है, लेकिन इसको देने से सभी को मालूम है कि ग्राइपिंग पेन होता है। ग्राइपिंग पेन, अब उस ग्राइपिंग पेन होता है, पेशेंट आके कंप्लेंट, डॉक्टर साहब आपने जो दवा दी उससे तो पेट में मरोड़ होती है। उन्होंने क्या किया, उसमें सौंफ जोड़ दिया। क्या किया, सौंफ जोड़ दिया। सौंफ क्या करता है, उसको ग्राइपिंग पेन को आपको कम करता है। नमक, हाथी मर जाती है तो गलाने के लिए क्या देते हैं, नमक। उसमें क्या है, सेंधा नमक। आपके यहाँ क्यों हो रहा है कब्जियत, क्यों होती है, आम दोष के कारण। आम दोष के कारण हो रही है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए नमक दे रहे हैं। वो क्या करेगा, छेदन और भेदन का काम कर देगा। उसमें हरितकी डाला हुआ है, हरितकी क्या करेगा, माइल्ड लैक्जेटिव का काम करेगा। उसी तरह से आपका जो शुंठी दिया हुआ है वो अग्नि एपिटाइट को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरह से एक इतना बड़ा उन लोगों ने रिसर्च करके फॉर्मुलेशन किया। हम लोग क्या करते हैं, किताब उठाएंगे, देखेंगे कि अच्छा कफग्न कौन है, 10 को सिलेक्ट करेंगे और उसकी मात्रा, और ये कभी हम लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया होगा, और उसकी फार्मूला करके और मार्केट में डाल दिया कि किसका क्या परसेंटेज होना चाहिए। ये अपने मन से ही वो हमारा, मैं 2-3 अपने साथ हुए चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से आप लोग सभी लोग करते हैं, प्रैक्टिस सभी लोग करते हैं। आपकी सूखी खांसी में आप तालिसादी देते हैं, सीतोपलादी देते हैं, कि गीली खांसी में देंगे, लेकिन किसके साथ देते हैं, कहाँ घी से देना है और कहाँ शहद से देना है, इस चीज़ को आप अगर जान लेते हैं, इस टाइप से आप पढ़ाई पढ़िए। ऐसे नहीं कि हाँ आ गया, चलो नहीं समझ में आ रहा है तो सीतोपलादी तालिसादी दोनों मिलाकर दे देते हैं। बात गजांकुश रस आपका आजकल इस पे काम कीजिए। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट अभी है, क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी पर मॉडर्न के पास कुछ भी नहीं है। क्या देंगे उसमें, आप बात गजांकुश दीजिए, उसको 10 बूंद लहसुन के रस के साथ दीजिए, 1.5 महीने में गारंटी के साथ। मैं बोलता हूँ अगर ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास भेज दीजिए, पैसा मैं वापस करवा दूंगा। बात गजांकुश रस 1 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, 10 बूंद लहसुन के रस के साथ दीजिए, ऊपर से गर्म जल का सेवन। न कुछ तेल लगाने को देना है और कुछ देना है। अगर उसमें कफ का अनुबंध है तो आप उसमें सल्लक्की दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि रिसर्च केवल अकेले रिसर्च नहीं बढ़ता, पब्लिश भी होना जरूरी है। आप कर लिए, सब कुछ जान गए और आपने उसको पब्लिश नहीं किया, तो उसको इंडेक्स जर्नल में पब्लिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। BAMS के बच्चों के लिए एक और खुशखबरी है कि उनके लिए मैं बना रहा हूँ, जो 6 महीना योगा और 6 महीना नेचुरोपैथी करके उनको एक डिग्री या जो डिप्लोमा होगा दिया जाएगा, जिससे वे वेलनेस सेंटर में भी काम कर सके और पंचकर्मा सेंटर में करें, स्पा में भी कर सके। तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बहुत सारा बदलने वाला है। आपका कापियाँ भी ऑनलाइन चेक होगी स्कैन होने के बाद में, और सारे लोगों को लॉगिन पासवर्ड दे दिए जाएंगे, और उसका हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा जो कापी जांचेगा उसकी हर 5 मिनट पर फोटो भी लेते रहेगा कि कोई आपके बदले दूसरा तो नहीं जांच रहा है। सेंटर भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज का छोड़ करके प्राइवेट कॉलेजों का सभी का सेंटर, मेरे जहाँ तक मुझे हो पाएगा मुझसे, डिग्री कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या PG कॉलेज है वहाँ पे मैं करवाऊँगा। उसके लिए कार्रवाई
चल रही है, काम शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर हमारा बन चुका है। जनवरी जून सेकेंड वीक से एफिलिएशन का काम भी शुरू हो जाएगा। और परीक्षा का काम, परीक्षा के लिए आपके हमारे यहाँ से एक ऑब्जर्वर जाएंगे जो सुपरिटेंडेंट होंगे, और एक जहाँ सेंटर होगा उसके एक सुपरिटेंडेंट होंगे। दोनों मिलकर के ही पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। बिना हमारे ऑब्जर्वर के पहुँचे वो पेपर डाउनलोड नहीं होगा। जो बच्चे टॉप करेंगे यूनिवर्सिटी में 1, 2, 3, मैं उनको वहाँ चांस दूंगा कि हमारे यहाँ आकर के हमारे खर्चे पर रिसर्च करें। थैंक यू।